एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेके। नया चैप्टर आज हमारे पास क्या है? आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट इज दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एंट्रीज सीखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विल टॉक अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरी में सबसे पहले आता है कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर, जिसको हम एक डॉक्यूमेंटेड, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन ऑर्डर जो कि हम एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती है टू मेक अ पेमेंट ऑफ सम मनी। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो एज पर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ promissory note, or checks payable either to the bearer or to the order. मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स या चेक्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि आपको एक ऑर्डर के फॉर्म में आते हैं जहां पर आपको बियरर को कुछ पेमेंट करने होते हैं। बियरर कौन है? द पर्सन हु होल्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई मेरे पास अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और मेरे को पैसा मिलना है तो आई विल बी द बेयरर। तो ये एक ऑर्डर के फॉर्म में आता है कि भाई एक डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर्स है। इंडिया में इसको पहले हुंडीज के नाम से हम जानते थे, हुंडीज थी, लेकिन अब फॉरेन कल्चर हम थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं, तो इन अ फॉरेन कल्चर अमेरिकन जो अकाउंटिंग होती थी वहाँ पर ज़्यादातर इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्म में पढ़ा जाता था। तो वही आज कॉन्टेक्स्ट में हमारे ज़्यादा यूज होता है। सो विल टॉक अबाउट दैट ओनली। तो व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये समझ में आ गया। कहाँ डिफाइन किया गया है? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ये सारे जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट्स हो या चेक्स हो, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट? दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या हमारे लिए? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो जैसे आप देखिए कि हम पहले सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहला तो ये एक राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कोई कंडीशन नहीं अटैच होनी चाहिए। कंडीशन का मतलब क्या होता है सर? जैसे कंडीशंस कई बार बोलते हैं ना कि आई विल मेक यू पेमेंट वंस यू विल स्कोर 90% मार्क्स। पापा कहते हैं ना कि बेटा जब 90% मार्क्स आ जाएंगे तब गाड़ी दिला देंगे। तो ये 90% मार्क्स लाने की कंडीशन लगा दी। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है भाई कि आप ऐसा करोगे तब हम पेमेंट करेंगे, नहीं। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर। साइंड कौन करेगा? मेकर साइन करेगा, जो बना रहा है वो साइन करता है। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट पे करने का एक ऑर्डर होता है कि भाई आप ये पैसा पे करोगे टू द ऑर्डर मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या फिर किसी को पे करना होगा या किसी के ऑर्डर पे हमको किसको पे करना होगा, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और या फिर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम ये पेमेंट कर देंगे। तो ये तो हो गई टेक्निकल लॉन्ग लैंग्वेज में। आप देखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये कहाँ बताया गया है भाई? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इस तरीके से डिफाइन किया गया। ये डेफिनेशन है। आपको इतने डेफिनेशन याद करनी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए व्हाट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, एज अ बिजनेस, अगर मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट, जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन, भाई हमारे एक पर्सन है जो कि अपनी दुकान चलाते हैं, शॉप ओनर थे ये। तो इन्होंने एक कस्टमर आए, ये हो गए कस्टमर, और ये कौन हो गए? सेलर हो गए। अब इन्होंने मिस्टर जो भी होंगे कस्टमर को कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज सेल की ऑन क्रेडिट। तो
भाई शॉपकीपर के लिए क्या हो गए, ये हमारे हो गए डेटर और ये हो गए क्रेडिटर इनके लिए, लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे। हमने कहा भाई ये हमारे लिए डेटर की तरह हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तब तो हम कस्टमर को नाम से लिख देते, कहते ठीक है आप दे दीजिएगा, उसका नाम नोट कर लेते हैं अपने अकाउंट्स में, दैट मीन्स वी अज्यूम दैट पर्सन विल गिव अस मनी। लेकिन जहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो हम वहां पर क्या उसका नाम लिख के छोड़ देंगे, नहीं। देन वी विल बाइंड हिम इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और या फिर कई दिनों से वो पैसा नहीं दे रहे थे तो हमने कहा भाई अब लीगल बात करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, आप जितना टाइम मांगोगे उतने टाइम में पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर हमें मजबूरी में केस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर हमने इस कस्टमर के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, बिल ड्रॉ कर दिया, एक बिल बना लिया, और उस बिल की ओरिजिनल कॉपी हमने अपने पास रखी और डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट बोलते कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी कस्टमर को दे दी। अब ये बिल क्या होता है, इसमें लिखा होगा भाई आपने क्या सामान खरीदा था, कितने रुपए का था, किस डेट पर खरीदा है, कितने दिन बाद आप पेमेंट करोगे, कितना कितना पैसा ड्यू है। तो ऐसे में हम स्टैंप लगाते हैं इस पर और दोनों पार्टी सिग्नेचर करती हैं। सिग्नेचर करने के बाद ओरिजिनल बिल सेलर अपने पास रख लेगा और डुप्लीकेट बिल कस्टमर को हैंड ओवर कर देता है। अब सेलर जब भी इस बिल को देखेगा, ओरिजिनल बिल को देखेगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, इस बिल पे मेरे को 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट मिलना है। तो इस बिल पे अमाउंट हमको रिसीव होगा फ्यूचर में, इसीलिए इस बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड इट इज एन असेट फॉर अस। इसीलिए आप देखते हो ना बीआर को असेट माना जाता है, तो ये बीआर क्या है, यही चीज है जो हमने बिल ड्रॉ किया कस्टमर के ऊपर और उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। और वो क्या शो कर रहा है बिल, कि हमने कस्टमर को ऑर्डर किया है कि इतने दिन बाद इतना इतना पैसा हमको पे कर देना, या जिसके पास भी ये बिल होगा उसको पेमेंट कर देना। तो फॉर अस अगर मैंने अपने पास बिल रखा है तो ये बिल हमारे लिए क्या है, असेट है। उसकी सेम कॉपी जब कस्टमर देखेगा अपने पास, उसको याद आएगा कि यार ये तो पेमेंट करना बाकी है, उसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो उसी की वही कॉपी जो कस्टमर के पास है, कस्टमर के लिए वो क्या कहलाएगी, बिल्स पेबल। तो ये कहलाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मींस जब कस्टमर और सेलर के बीच में या किसी भी दो पार्टीज के बीच में कोई मनी के पेमेंट को लेकर फ्यूचर में कोई डिलीवरी होनी हो जिस पेमेंट की, कि भाई हमने आज आपसे सर्विस ली, मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उसका अगर हम लीगल फॉर्मेट पर विथ स्टैम्प एंड सिग्नेचर एक बिल बना दें तो उस बिल को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो कि आप फॉर्मेट देखोगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक एग्जांपल दिया आपको भाई, किसी भी कंपनी का हो, कंपनी का नाम होगा यहाँ पर, स्पेसिमेन है आपके पास, स्टैंप लगेगा, कितने रुपीस का था वो अमाउंट आएगा, एक्सेप्टेड वर्ड आएगा और सिग्नेचर होगा किसके, ड्रॉई के। ये ड्रॉई कौन होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। सिग्नेचर सेलर का होता है, ये सेलर हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, कस्टमर। दोनों के सिग्नेचर होंगे, डेट एंड प्लेस होगा, और प्रॉपर देखिए 3 मंथ्स आफ्टर डेट, जितना भी अमाउंट है ओनली फॉर द वैल्यू एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से बिल बनता है एंड इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर आपने इस बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया तो आई कैन एज अ सेलर आई कैन ड्रैग यू इन द कोर्ट एज वेल। मैं इसके बिहाफ में आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूं, कोर्ट में जा सकता हूं और आपसे पेमेंट निकलवा सकता हूं। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस बिल को बनाने के लिए, सबसे पहला आता है ड्रॉवर। पहली पार्टी कौन आती है, ड्रॉवर। हु इज द ड्रॉवर, ड्रॉवर इज द पर्सन हु मेक्स द बिल, यानी सेलर की बात कर रहे हैं अगर हमने जो गिवन एग्जांपल लिया उसमें जो बिल बना रहा है वो कौन है, ड्रॉवर। सेकंड आता है ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन होम बिल इज मेड, जिसके ऊपर बिल बनाया गया, यानी जनरली ये बैंक्स होते हैं या जनरली आप देख सकते हो या कस्टमर हो सकता है। इस केस में कस्टमर की हम बात करते हैं। तो हमने बिल बनाया, हम ड्रॉवर हो गए, कस्टमर के ऊपर बिल बनाया तो कस्टमर कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। ड्रॉई को आप यहां पर एक्सेप्टर भी बोलते हो।
एक्सेप्टर, कि ये एक्सेप्ट करता है बिल, ठीक है, कि बिल को एक्सेप्ट करेगा बाई राइटिंग एक्सेप्टेड, देखिए एक्सेप्टेड लिखा है, एक्सेप्ट करके साइन करेगा। तो ड्रॉवर कौन हो गया? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, यानी यहां पर सेलर। ड्रॉ इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिसके ऊपर बिल बनाया गया, ड्रॉई हो गया, इसी को एक्सेप्टर बोलते हैं, ये एक्सेप्ट करता है बिल। एंड तीसरा पार्टी एक और आ सकती है विच इज कॉल्ड पेई। पेई, अब पेई कौन होता है? पेई इज द अल्टीमेट पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल। कई बार ऐसा होता है कि बिल मैंने अपने पास नहीं रखा, मैं बिल उठा के किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ऐसे केस में बिल जिसके पास भी गया वो पर्सन पेई कहलाएगा, क्योंकि ड्यू डेट पे पेमेंट उसको मिलेगा। तो ड्रॉअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉ इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, एंड पे इज द पर्सन हु विल अल्टीमेटली रिसीव द पेमेंट। अगर सेलर ने बिल बना के अपने पास ही रख लिया तो सेलर ही ड्रॉवर भी है और वही पेई भी बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों अलग पार्टीज हों, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। इसी से रिलेटेड हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट आता है प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि दिस प्रॉमिसरी नोट इज काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कौन करेगा भाई? सेलर तो प्रॉमिस करेगा नहीं, कस्टमर करता है। तो दिस नोट इज गिवन बाय द कस्टमर टू द सेलर, कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इतना इतना पैसा इतने दिन में दे दूंगा, देखिए ये रिटन प्रॉमिस लाया हूं, इस पे स्टैंप है, लीगल है, तो ये दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इतने दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। बाकी सब सेम होता है, देखेंगे आप इसमें भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसका लिखोगे, डेट और एड्रेस आएगा, मतलब पूरा मेकर का नाम आएगा, कितना पैसा देना है, कब देना है, फिर मेकर के सिग्नेचर यानी कस्टमर का सिग्नेचर। अगर आप इसकी भी डेफिनेशन देखोगे तो इसको भी इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग में होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल होगा, कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी, साइंड बाय द मेकर, जो भी बना रहा होगा उसके साइन होंगे, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। इसमें हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये बेयरर के पास नहीं है, ये ट्रांसफर जनरली नहीं होता, जिसके नाम पे बनाया गया, भाई कस्टमर ने प्रॉमिस किया कि मैं शॉपकीपर को इतना पैसा इतने दिन में दूंगा, उस पर स्टैंपिंग कराया, स्टैंप भी लगता है यहाँ पर, जैसे पिछले आपने देखे बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगता है, वैसे इसमें भी स्टैंपिंग का यूज होता है, यहाँ पे दिया नहीं है, स्टैंप लगता है, और उसके बाद ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिक का डिफरेंस है कि भाई प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? कस्टमर। तो यहां पर जब आप पार्टीज इन्वॉल्व की बात करोगे, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां पे एक आता है मेकर। मेकर कौन होता है? मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, यानी द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट। कौन होगा? ये कस्टमर होता है जनरली, जो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं इतना इतना पैसा आपका इतने दिन में दे दूंगा। देन सेकेंड आता है इसमें एक्सेप्टर। दो एक्सेप्टर नहीं बोलते हैं हम इसको पे ही बोलते हैं, कि जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। तो ड्रॉवर, जिसको हम यहाँ पर मेकर बोलते हैं, ड्रॉवर वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा है, और जिसको पैसा मिलेगा अल्टीमेटली, जिसको पे करेगा वो पे ही हो गया, ठीक है। पार्टीज क्लियर है? तो इनमें कई बार आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, ठीक है। ऑलमोस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाइज दे आर सिमिलर, जस्ट द बेसिक डिफरेंस इज देयर दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाय द सेलर, whereas promissory note is issued by the customer, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है चेक्स। तो व्हाट आर चेक्स? चेक्स क्या होते हैं ये सबको पता है, डेफिनेशन वाइज एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इसको भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। कैसे डिफाइन किया गया है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बस ये ध्यान रखिएगा, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, किसी ना किसी बैंक का चेक होता है, बैंक पेमेंट करेगा, किसको करेगा ये आप लिखोगे, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन
ऑन डिमांड। जब तक ये पेबल, तब तक पेबल नहीं हो जब तक ये डिमांड पे ना आ जाए, यानी जब डिमांड अराइज होगी, पेबल ऑन डिमांड है। जब कोई कस्टमर लेके पहुंचेगा बैंक को तभी पेमेंट करिएगा। अगर कोई लेके नहीं आता, आपसे डिमांड नहीं करता कि इसके भी आप में इतना पैसा दीजिए, तब तक आप पे नहीं करोगे। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रांजेक्टेड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के फॉर्म में आता है कि ये एक इमेज दिख रही है कि इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे स्प्रेडशीट ओपन होगी, और इसमें यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल होता है। यहाँ पे आप लिखते हो ये आपके अकाउंट नंबर और इलेक्ट्रॉनिक MICR, RBI का नंबर, ट्रांजेक्शन कोड, चेक नंबर, ये सारी चीज़ें, कितना अमाउंट किसको पे करना है, कितना रुपीज़ पे करना है, अकाउंट नंबर, अमाउंट, डेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। तो चेक भी क्या है, यहाँ पे आखिरी में आप साइन करते हो। देखिए यहाँ पे आप साइन करोगे तो सिग्नेचर आएगा कस्टमर को। तो ये क्या है, ये भी एक ऑर्डर होता है कि भाई मैंने साइन करके दिया SBI को कि इतना इतना पैसा जो भी पर्सन इस चेक को लेके आ जाए उसको दे देना, ना लेके आए तो मत देना, जब तक ना आ जाए तब तक आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है। चेक्स के केस में कितनी पार्टीज आती, इसमें भी जैसे आपने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक तो होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर यहां पर कौन होगा, अकाउंट होल्डर, जिसका कस्टमर है, जिसका अकाउंट है बैंक में। ड्रॉई कौन होता है, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया। ड्रॉ यहां जनरली बैंकर होता है, ठीक है, बैंकर के ऊपर ड्रॉन होता है। ड्रॉन होना स्पेसिफाइड बैंकर, SBI के ऊपर ये चेक ड्रॉ हुआ है, SBI पे करेगा। एंड तीसरा पर्सन आता है पेई। पेई कौन होता है, जिसको अल्टीमेटली पैसा पे करेगी बैंक। बैंक जिसको पैसा पे करेगी, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ पेई। तो तीन हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, हमने स्टार्टिंग से पढ़े। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास तीन होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स। तीनों में हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया कि तीनों ही हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑर्डर के फॉर्म में आते हैं, राइटिंग में होते हैं, पेबल होते हैं, ऑन डिमांड। बस तीनों में डिफरेंस है, इशूअर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है एक यूज होगा ये आपका न्यूमेरिकली ऑल्सो, दैट इज ड्यू डेट एंड डेट ऑफ ग्रेस, मतलब डेज ऑफ ग्रेस। तो ड्यू डेट, जिसको आप डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हो, इसी को आप ड्यू डेट भी बोलते हो, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस दैट इज नोन एज ग्रेस पीरियड। अब ये क्या होते हैं, व्हाट इज दिस ड्यू डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस। देखिए, जिस दिन आपका बिल या चेक्स या जो भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है पेबल होगा, दैट डे, जिस दिन आपका ड्यूरेशन पेमेंट का जो पीरियड है वो खत्म हो जाए, दैट डे इज कॉल्ड डेट ऑफ मेच्योरिटी। जिस दिन आपका बिल मेच्योर हो जाए, जैसे अगर आपने 1 जनवरी को बिल बनाया है 2023 में और आपने कहा है कि 2 महीने के लिए बनाया, तो 2 महीने बाद कौन सा डेट आएगा, 1 जनवरी से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, दैट मीन्स 1 मार्च। 1 मार्च 2023 विल बी क्या, मैच्योरिटी पीरियड। ये क्या कहलाएगा, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट कब आ गई, 1 मार्च को, ठीक है, समझ में आया। तो ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यू डेट हमारी आती है भाई, अगर 1st डे ऑफ द मंथ है, 2 महीने के लिए है, तो हम क्या करेंगे, अगले 2 महीने पे सीधे जंप कर जाएंगे। भाई 1 जनवरी थी तो 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। अगर डे बिगिनिंग का है तो बिगिनिंग डेट से जितने मंथ्स बोले जाएं उतने मंथ आप जंप करते जाइए, ठीक है। बीच में कोई महीना 30 का है, 31 का है, 28 का है, इससे कोई मतलब नहीं आपका। 1st डे से 1st डे पर ही जंप करेंगे अगर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स है। सिमिलरली अगर लास्ट डे है, मान लीजिए 31 जनवरी को बिल हमने ड्रॉ किया था फॉर 2 मंथ्स, तो लास्ट मंथ पे अगर ड्रॉ किया है तो 31 जनवरी यानी जनवरी के लास्ट डे से 2 महीना, तो जनवरी के आखिरी दिन से 2 महीने क्या होगा, फरवरी का आखिरी दिन, चाहे वो 28 हो चाहे 29 हो, और फिर मार्च का लास्ट डे।
तो मार्च का लास्ट डे क्या है? 31st। इससे कोई मतलब नहीं कि पहला दिन है कि आखिरी दिन है। अगर मंथ्स दिया है तो फर्स्ट डे से सीधे फर्स्ट डे पे जंप करेंगे, और अगर लास्ट डे दिया है तो लास्ट से लास्ट डे पर जंप करेंगे। इन बिटवीन कितने मंथ्स आ रहे हैं, कितना पीरियड आ रहा है, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। इसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसमें मंथ्स की जगह डेज में आ जाए। 1 जनवरी को हमने बिल ड्रॉ किया एंड फॉर 50 डेज हमने कहा भाई 50 डेज आपको दे रहे हैं, या 50 की जगह हम मान लेते हैं 60 डेज दिए। आप कहोगे सर 2 महीना ही तो हो गया, नहीं, कई बार ये फर्क करेगा। अब 60 डेज का मतलब क्या हो गया? देखिए 1 जनवरी से अगर आप देखोगे तो जनवरी में बचे आपके 31 डेज। 1 जनवरी से 31 डेज इन जनवरी। कितने रिमेनिंग डेज बचे? 29। अब 29 में से फेब में तो 28 ही डेज होंगे, तो जनवरी के 31 डेज, फेब के 28 डेज, एंड फिर मार्च का कितना जाएगा? 1 डे। तो 1 मार्च आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही कोई और मंथ होता, मान लीजिए बीच में 30 दिन का महीना होता, तब आप देखते कई बार चेंजेस आ सकते हैं। लगातार 2 31 के महीने हो गए, 2 30 के आ गया, तो ऐसे में चेंजेस आ सकते हैं। तो डेज आएगा तो डेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये डेज में आ गया, मंथ्स आ गया तो आपको सोचना ही नहीं, सीधे जंप करते जाना है फर्स्ट डे टू फर्स्ट डे, सेकेंड मतलब लास्ट डेट से लास्ट डे पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक चीज और आती है, मान लीजिए आपका जो लास्ट डे है, मान लीजिए 1 मार्च है या कोई भी दिन है, इफ लास्ट यानी ड्यू डेट इज फॉलिंग ऑन संडे और गैजेटेड हॉलीडे, कि भाई आपका ड्यू डेट जो पड़ रहा था वो लास्ट डे आ रहा था, एक वट एवर डे, मान लीजिए 1 मार्च आ रहा था, और 1 मार्च को तो संडे है, तो क्या संडे को हम पेमेंट करेंगे? आके ऑफिस तो बंद रहेगा। तो ऐसे में इफ अ ड्यू डेट इज फॉलिंग ऑन संडेज एंड ऑल, तो ऐसे में ड्यू डेट जो आपकी बनेगी वो प्री शिफ्ट हो जाएगी, यानी एक दिन पहले। तो ऐसे में 1 डे बिफोर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे में 1 डे बिफोर हो जाएगा इफ द ड्यू डेट इज फॉलिंग ऑन संडे और एनी ऑफ द गेजेटेड हॉलीडे। लेकिन अगर ड्यू डेट फॉल कर रही है और उस दिन इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, अनप्लान्ड हॉलीडे, अचानक से सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, कल मौसम खराब है, कल ये है, कोई रैली निकलनी है, कोई भी और, तो अगर सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है ड्यू डेट पर, तो ऐसे में ड्यू डेट विल बी शिफ्टेड नेक्स्ट डे, इसको आप बोल सकते हैं नेक्स्ट डे। तो ऐसे में ड्यू डेट को नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 1 मार्च को संडे है तो हम मानेंगे फेब का लास्ट डे ही आपकी ड्यू डेट है, 28 हो या 29 फेब हो। लेकिन अगर आप मान रहे हो कि 1 मार्च को थी और 1 मार्च को सडनली गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, तो ऐसे में नेक्स्ट डे आपका जो 2 मार्च है विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया? अब ये तो ड्यू डेट हो गई। व्हाट इज दिस ग्रेस पीरियड? अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? 3 डेज एक्स्ट्रा आपको अलॉट किए जाते हैं आफ्टर द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट जो भी आ रही है, 3 मार्च आ रही है, 31 मार्च आ रही है, इसमें आप प्लस कर दोगे 3 डेज एज अ ग्रेस पीरियड। तो आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4 मार्च। अगर ऐसे इसमें 3 दिन ऐड किया हमने, 3 डेज, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी 31 मार्च के बाद? 3 अप्रैल, 3 अप्रैल आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। इसी तरह 1 मार्च को था, 2 दिन ऐड किया, 3 दिन ऐड किया, 3 डेज का ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड इज एक्स्ट्रा टाइम पीरियड विच इज अलॉटेड टू द होल्डर ऑफ द बिल। हम उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, ये आपका ग्रेस पीरियड फिक्स है। आप देना चाहो ना देना चाहो ये कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऐड करना ही करना है। दैट मीन्स जिस दिन आप बिल बनाओगे उस दिन से जितना भी बिल का ड्यूरेशन है, चाहे 2 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, 1 मंथ हो, 60 डे हो, 90 डे हो,
वो आप कैलकुलेट करोगे तो आप आ जाओगे ड्यू डेट पे। प्लस यू विल ऑलवेज ऐड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड, 3 दिन का आप हमेशा ग्रेस पीरियड ऐड करोगे, उसके बाद आपकी ड्यू डेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 नवंबर 2023 को बिल ड्रॉ किया फॉर 3 months, तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 1 नवंबर है, 3 months मैंने बताया, तो 1 दिसंबर, 1 जैन एंड सीधे 1 फेब। हमने कहा ना सीधे जंप करते जाएंगे, आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। तो 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी एंड 1 जनवरी से 1 फेब। 1 फेब आ गया, प्लस 3 days और आप ऐड करोगे तो आपका जो ड्यू डेट बनेगा वो 4 फेब 2024। तो 4 फेब विल बी योर ड्यू डेट। अगर 4 फेब को संडे हुआ तो 3 फेब हो जाएगा, और अगर 4 फेब को सडन हॉलीडे हो गई तो 5 फेब डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? ये समझ में आ गया? ग्रेस पीरियड कितना ऐड करते हैं, ड्यू डेट कैसे निकलेगी, मैच्योरिटी क्लियर है? एक टॉपिक और बचता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल वी हैव? तो बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है बिल एट साइट। बिल एट साइट को बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड। इसमें कोई ड्यू डेट नहीं होगी कि भाई जब वो प्रेजेंट कर देगा उस दिन पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भाई जिस दिन मैंने आपको बिल दिया, मैंने कहा ये लीजिए आपका बिल, इतना इतना पैसे हुए हैं, तो आपको तुरंत पे करना पड़ेगा मेरे को। इसमें कोई डेट आपको नहीं मिलेगा कि 2 महीने बाद पे करिए, 4 महीने बाद पे करिए। तो ऐसा बिल जिसमें ड्यू डेट नहीं होती, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, तो दैट इज पेबल ऑन डिमांड। जिस दिन आप प्रेजेंट करोगे उस दिन पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। बिल आफ्टर डेट क्या होता है कि भाई मैंने एक बिल था जो कि बनाया, उस पर डेट भी लिखी कि आज मैं इशू कर रहा हूं 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मैंने अभी बताया ना आपको, 1 नवंबर को इशू किया 23 में फॉर 3 months। तो ड्यू डेट इसकी क्या आनी चाहिए, कब आएगी? जो भी आएगी अभी आप कैलकुलेट कर लोगे, पीछे हमने कैलकुलेट किया था। तो बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन बिल बन गया, अगर वो बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन इसकी डेट ऑफ मेकिंग थी उसी दिन से इसके 3 months स्टार्ट हो जाएंगे। भले आपने इसको एक्सेप्ट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद किया हो, मैंने जिस दिन ये बिल बना दिया, मैंने आज बना दिया 1 नवंबर को ये बिल बना दिया, अब आप इसको 2 महीने बाद आके एक्सेप्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जो 3 महीने हैं जो ड्यू डेट आएगी वो 1 नवंबर से ही काउंट होगी। यानी 1 नवंबर से आप काउंट करोगे तो 4 फेब 24 आपकी ड्यू डेट बनेगी। आप इसको एक्सेप्ट जिस दिन भी करो, आप आके इसको साइन कभी भी करोगे, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत एक्सेप्ट कर लो, अच्छी बात है। नहीं करोगे 10 दिन बाद करोगे, तो ये नहीं कि 10 दिन बाद से ड्यूरेशन स्टार्ट होगा, आपका जो 3 महीने का टाइम था वो पहले दिन से ही काउंट हो जाएगा जिस दिन बिल बना था। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट है, दिखने के बाद, यानी जिस दिन एक्सेप्ट होगा उसके बाद से काउंट होगी। अगर मैंने 1 नवंबर को बिल बनाया था 23 में फॉर 3 months, लेकिन जो कस्टमर था, जो भी एक्सेप्टर था, ड्रॉई था, उसने इस बिल को 10 दिन बाद एक्सेप्ट किया। उसने एक्सेप्ट कब किया? एक्सेप्टेड ऑन 11th नवंबर। तो हमारा जो 3 months काउंट होगा वो 11th नवंबर से स्टार्ट होगा। 11th नवंबर से 11 दिसंबर, 11 दिसंबर से 11 जनवरी, 11 जनवरी से 11 फेब, प्लस 3 days, तो क्या हो जाएगा? 14th फेब। वैलेंटाइन आ गया भाई। ठीक है, इस दिन कोई छुट्टी नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है बस। ठीक है, छुट्टी ही नहीं होती है इस दिन। तो ऐसे में ड्यू डेट 14th फेब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ऐसे बिल जो कि एक्सेप्टेंस के बाद उनका टाइम पीरियड जो ड्यू डेट का होगा वो स्टार्ट होगा, उनकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाएगी वो आफ्टर एक्सेप्टेंस होगी। बिल आफ्टर डेट का मतलब है जब बिल बन जाएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बिल आफ्टर साइड बना कभी भी लो, हम जब एक्सेप्ट करेंगे तब तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा जो आपको एग्जांपल दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज का, आपको दिखाया था, तो इसमें आपको क्या दिखाया था? बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए क्या बोला था,
आफ्टर डेट, तो यहाँ लिखा है ना आफ्टर डेट मींस जिस दिन बिल बनेगा उसी दिन 15 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने दिन के लिए, देखिए 3 मंथ्स। तो बताइए ड्यू डेट क्या निकलेगी, 15 अगस्त से 3 मंथ्स सेम डे से स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो 15 नवंबर प्लस 3 डेज, तो 18 नवंबर 2023 विल बी द ड्यू डेट। ठीक है, ये कौन सा बिल है, बिल आफ्टर डेट है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां तक का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट से। टिल देन इसको एक बार रिवाइज करिए, बुक पढ़िए, समझिए। विल मीट अगेन। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।